कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के घर डिनर पार्टी थी। इमरान की पहचान नेता की बाद में शायर के तौर पर पहले की है, तो खाने पीने के साथ मुशायरे का भी दौर जमा। मेहमानों की लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस ही के उनके साथी मौजूद नहीं थे, बल्कि इंडिया गठबंधन के भी कई बड़े नाम पहुंचे। इमरान क्योंकि कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो वहां गए कुछ मुस्लिम नेताओं में आपस में ही ये बात शुरू हुई कि कांग्रेस पार्टी का हाल ज्यादा खराब है या फिर पार्टी के अंदर मुसलमानों का। हाल के कुछ चुनावी नतीजों का पोस्टमार्टम हुआ और ओवैसी का भी जिक्र आया। बात अपने दुख की थी तो फिर गैर का नाम कैसे आ गया? तो क्या अब मुसलमानों के मन में कांग्रेस की जगह ओवैसी घर करने लगे हैं? कांग्रेस मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है क्या, या फिर कुछ नेता जिनको पार्टी डूबती जहाज लग रही है वो ऐसी बातें कहकर अपना फ्यूचर और कहीं तलाश रहे हैं? हाल में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने जो पार्टी की कमजोरियां गिनवाई, आरोप लगाए, वे कितने दमदार हैं? यहां से आगे कांग्रेस का क्या रोड मैप हो सकता है? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव और इस महीने महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का प्रदर्शन शानदार रहा। इस वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खेमे में, यानी कांग्रेस के कैंप में बेचैनी है। कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेता पर्दे के पीछे की बातचीत में ये कहने से परहेज नहीं कर रहे हैं कि पार्टी की टॉप लीडरशिप मुस्लिम समुदाय के मुद्दे पर कई बार नपी तुले बातें करती है और कई दफा चुप्पी साध लेती है, जो उन्हें रास नहीं आ रहा है। वहीं ओवैसी मुस्लिमों का पक्ष रखने में पीछे हट नहीं रहे। सो कांग्रेस के एक धड़े को ये चिंता खाई जा रही है कि पार्टी अगर यूं ही मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को पुरजोर तरीके से नहीं उठाती रही तो AIMIM धीरे धीरे कई राज्यों में उसकी जगह ले सकती है। या इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अब तक कांग्रेस को अपना विकल्प मानने वाला मुसलमानों का एक तबका ओवैसी की तरफ जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। डर सिर्फ एक था कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो। अखिलेश यादव ने यूपी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक बैठक बुलाई थी। 2 घंटे बैठक चली। एक बात कॉमन निकल कर आई कि मुसलमानों के हक में नेशनल लेवल पर मजबूती से लड़ता हुआ अगर कोई दिखता है तो वो राहुल गांधी है। ये बात अखिलेश के मन में बैठ गई। इसीलिए सीटों की संख्या पर मन न मिलने के बावजूद भी उन्होंने हाथ का साथ थामा। जबकि यूपी में कांग्रेस कितने पानी में है ये सर्वविदित है। अखिलेश का फैसला और बुद्धिजीवियों की बात दोनों सच साबित हुई। गठबंधन को शानदार बढ़त हासिल हुआ। अखिलेश हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदायों के बीच एक तालमेल हमेशा बिठाते दिखते हैं। अपने गृह जिले इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनाने वाले अखिलेश मुसलमानों की बात करने से भी पीछे नहीं हटते। आखिर एक मुश्त वोट का सवाल है। इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक। और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की लाइन तो क्लियर है, पर कांग्रेस के साथ दूसरी दुविधा है। वो ज्यादातर बड़े राज्यों में पिछलग्गू है, तो वो चाहे भी तो अपनी तरफ से कोई बड़े ऐलान नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर बिहार में वो चाहती थी कि महागठबंधन की तरफ से जैसे मुकेश सहनी को डिप्टी CM घोषित किया गया, वैसे ही कुछ दांव किसी मुस्लिम चेहरे पर लगाना चाहिए था, पर ऐसा हो न सका। और फिर जो हुआ सो आप बखूबी जानते हैं। मुसलमानों ने किसे चुना उसकी एक झलक नतीजों में दिखी। मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में NDA ने 24 में से 14 सीटें जीत ली। महागठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिली। इसमें कांग्रेस को 4 और राष्ट्रीय जनता दल को 1। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट AIMIM का रहा।
जिसे सीमांचल में 5 सीटें मिल गई। 2020 में भी उसका यही प्रदर्शन था, लेकिन बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। यानी उस चुनाव में जहां एनडीए की लहर थी, कांग्रेस आरजेडी का ग्राफ गिरा, पर ओवैसी का बरकरार रह गया। इसे मुस्लिम समुदाय के बीच खासकर कांग्रेस के घटते प्रभाव से जोड़कर देखा गया। न सिर्फ बिहार बल्कि महाराष्ट्र में भी हलचल दिखी। वहां के सीनियर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रहे हुसैन दलवाई ने कहा कि मुंबई में एआईएमआईएम ने जो कुल 8 वार्डों पर जीत दर्ज की, वो कांग्रेस जीत सकती थी। उन्होंने महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस की सफलता न मिलने की वजह उसका मुसलमानों के साथ मजबूती से खड़ा न होना बताया। उन्होंने कहा पार्टी मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है और इसीलिए मुसलमान भी कांग्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अंदर खाने कह रहे हैं जो राहुल गांधी एससी, एसटी और ओबीसी के हक की बात खुलकर उठाते हैं, वे कहीं भी अपने स्पीच में मुस्लिम शब्द नहीं लाते। शकील अहमद को आप जानते होंगे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार के सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे। 2025 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। हाल में उन्होंने राहुल गांधी को डरा हुआ नेता बताया। बोले कांग्रेस अपने मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर क्लियर स्टैंड लेने से पार्टी का हिचकिचाना सही नहीं है। किसी वक्त में मायावती के किचन कैबिनेट वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े अरमान के साथ बीएसपी छोड़ कांग्रेस आए थे। यूपी को समझने वाले ये बात बेहतर जानते हैं कि सिद्दीकी कितने बड़े चेहरे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की तो पार्टी हाईकमान ने यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उनसे मिलने भेजा। दोनों नेताओं ने उनसे अपना फैसला वापस लेने को कहा। नसीमुद्दीन ने भी वही बात दोहराई कि कांग्रेस मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर मुखर क्यों नहीं दिखती। ये तो 2-4 नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कहते हुए अपनी आप बीती सुनाई, पर पार्टी में जो अभी हैं वो भी मन ही मन इन्हीं सवालों से 2-4 हो रहे हैं। अब यहीं से कुछ सवाल खड़े होते हैं। मुस्लिम मुद्दों पर बात करने से कांग्रेस को हिंदुओं के वोट छिटकने का खतरा है क्या? मिसाल के तौर पर कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि शर्जिल इमाम, उमर खालिद और दूसरे ऐसे कई लोगों की जमानत न मिलने जैसे मुद्दों पर हमने कभी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को बोलते नहीं सुना। कहते हैं कि इन मुद्दों पर बोलने की सलाह कांग्रेस को कुछ उसके सहयोगी दल दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के मन में शायद कुछ और है। क्या है कांग्रेस के मन में? ये नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ते वक्त जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें दम कितना है? यही सब समझा हमने मुस्लिम सियासत की बारीकियों को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सईद कासिम साहब से। कासिम जी, पहला सवाल तो यही है, जिन 2-4 नेताओं की बात हम अभी कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस अगर छोड़ी तो उसकी वजह क्या है? क्या कहीं उनकी अपनी महत्वाकांक्षा तो नहीं है, या फिर जो उन्होंने स्टैंड लिया है वही सही है? सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं, आप देखें तो कांग्रेस जो है 2014 के बाद से खाली होना शुरू हो गई थी। आप चाहे सिंधिया को देख लीजिए, जगदीप बघापाल को देख लीजिए, क्या कहते हैं, इनको देख लीजिए, जितिन प्रसाद को देख लीजिए। एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश से ही कितने लोग चले गए थे। दूसरे राज्यों से आप देख लीजिए, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो है कांग्रेस से आके चीफ मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है, क्योंकि कम्युनिटी वाइज मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस में राहुल गांधी को पसंद करने लगी थी। वो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ले लीजिए, या दूसरा कोई इशू रहा हो, या ये समझ के कि कोई विकल्प नहीं है, दिल्ली में राहुल गांधी विकल्प है मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का। तो अब बिहार के नतीजों के बाद और महाराष्ट्र में ओवैसी के बढ़ते हुए कद के वजह से, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव 2022 में और फिर 24 में अलायंस में जिस तरह से अखिलेश का रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेचैन कर रहा है, मुस्लिम लीडर्स को, कि अब हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम मतलब कांग्रेस के पास हमको देने के लिए कोई वोट नहीं है, और बगैर दिए हुए हम कहीं जाने वाले नहीं कि हम आगे बढ़ जाएं, हम जीत जाएं, हम कुछ बन सकें। राजनीति में आदमी महत्वाकांक्षा लेके आता है, जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसको कहीं ना कहीं रास्ता देखना पड़ता है। तो कांग्रेस इस वक्त डूबता हुआ जहाज है उन मुस्लिम नेताओं के लिए जिनका आपने जिक्र किया। ऐसे में अच्छा, इंटरेस्टिंग ये भी है कि उनके लिए दूसरी पार्टियों में जगह भी नहीं। आपकी बात हमने सुनी। दूसरा सवाल ये है कि इन नेताओं ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर अपना लाइन ठीक से नहीं रख पाती, यानी मजबूती से नहीं खड़ी होती है, क्या उनके दावे में दम है, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी के 14 के बाद अगर आप देखिएगा तो जो हिंदुत्व का वार है और जो उन्होंने एकदम स्ट्रेट रखा है, उसमें कोई मतलब झोल झाल नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधी उनकी भाषा में, शैली में।
अपने काम करने के तरीके में, बुलडोजर से लेकर हर चीज में वो एकदम स्पष्ट है। वो डर जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को सताता है। दोनों के ऊपर चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी फौरन हमलावर हो जाती है, तुष्टीकरण का आरोप लगाने लगती है, कहने लगती है और नाम भी रखने लगती है, किसी का हुमायूं, किसी का साहब, किसी का शहजादे, इस तरह के नाम भी भारतीय जनता पार्टी देने लगती है। तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं कि शायद हम इस तरह से मुसलमान को पूरा फोकस न करके, मुसलमान का नाम ना लेके, मुस्लिम शब्द ना करके, अखिलेश ने बनाया तो पीडीए बनाया, अल्पसंख्यक में ए में कई चीजें शामिल करने की, शायद हमारे ऊपर वो ठप्पा ना लगे। हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि सबसे बड़ा वोटर आज की तारीख में जो विपक्ष के पास है, जिसे मैं कहता हूं कि विपक्ष की ऑक्सीजन लाइन है, मुस्लिम वोट्स, वो लगभग 18-20% वोट है, अलग अलग इस राज्यों में अलग अलग हिसाब से देखा जाए तो। मध्य प्रदेश, बंगाल में बहुत ज्यादा है, बिहार में भी 18-19% के करीब है, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो आज ये पार्टियां जो विपक्ष में जिंदा हैं, तो उसमें उस वोट की बड़ी भूमिका है। लेकिन उनके भी ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, स्पेशली कांग्रेस के पुराने लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोगों का ये मानना है कि जाएगा काम। बस एक आखिरी सवाल है, और वो सबसे बड़ा सवाल भी यूं है कि जिन असदुद्दीन ओवैसी को कल तक सेकुलर पार्टी बीजेपी की बी टीम कहती थी, उनकी तरफ मुसलमानों का झुकाव हाल के चुनाव में क्यों बढ़ रहा है, और आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, और क्या ये एक ट्रेंड बनने वाला भी हो सकता है क्या? पिछले 2-3 इलेक्शंस में देखिए आप, तो ओवैसी का जो है उनकी सेब बढ़ी है मुसलमानों में। उत्तर प्रदेश के आप निकाय चुनाव अगर देखेंगे तो जैसे संभल जैसी सीट, संभल की नगर पालिका पर ओवैसी का कैंडिडेट जीत गया। मेरठ जैसी सीट पे ओवैसी का कैंडिडेट जो है 1 लाख से ज्यादा वोट पा गया, जहां पर उसको नहीं पाना चाहिए था इतना। और समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान की वाइफ लड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहा था, बसपा गांव से 2 बार मेयर रह चुका था, लेकिन उसके बाद भी पा गया। क्योंकि एक तबका ये है ना कि उसके अंदर मैं एक बात कहता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि निराश व्यक्ति हाथ पैर डाल के बैठ जाता है। निराशा में आदमी बैठ गया, उसने कहा छोड़ो भाई नहीं हो पाएगा। हताशा इंसान को खुदकुशी की तरफ ले जाती है। तो सियासत में मुसलमान निराश नहीं हुआ है, मुसलमान अब हताश हो चुका है। हर इलेक्शन में ये सुनता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, आपकी कांग्रेस हरा देगी, आपकी समाजवादी पार्टी हरा देगी, आपकी राष्ट्रीय जनता दल लालू हरा देंगे, तेजस्वी हरा देंगे, शरद पवार हरा देंगे, ये वो सुनता रहता है और उनको वोट देते देते वो गया है थक। अब वो हो गया हताश। हताशा में इंसान जो कदम उठाता है खुदकुशी की हद तक चला जाता है। तो मैं समझता हूं कि मुसलमान अब खुदकुशी की तरफ बढ़ना मुनासिब समझ रहा है, क्योंकि अब वो निराशा में हाथ पैर डाल के नहीं बैठना चाहता। वो चाहता है कि चलो ठीक है, हताशा में हम ओवैसी को वोट दे, और ओवैसी हमारी बात को कम से कम पार्लियामेंट से लेके मतलब सड़क से सांसद तक उठा तो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कासिम साहब। तो जिस मुसलमान तबके के बारे में अब तक यही समझा जाता रहा है कि वो बीजेपी को हराने के नाम पर वोट करता रहा है, वो अब ऐसा लगता है कि सेकुलर पार्टियों को भी सबक सिखाने के वास्ते भी वोटिंग करने लगा है। क्या ये कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, या फिर ये कुछ चुनावों या इलाकों में हुआ? कहानी जस की तस रह जाएगी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप।